students, today I am going to teach class 10 geography chapter 1 resources and development third session. In this video we will learn about development of resources. Last video में हम लोग पढ़े थे resource क्या है, तो वैसा कोई भी रिसोर्स जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे नीड्स को अगर फुलफिल करता है तभी वो रिसोर्स बनेगा। इसके बाद हम लोग रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़े थे कि रिसोर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिजिन। तो इन सारे बेसिस पे हम लोग इसको रिसोर्स को क्लासिफाई किया था। हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कि रिसोर्स हम लोग मिल गया, रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं तो अगर हम उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, ह्यूमन जो हमको रिसोर्स मिल गया तो वो रिसोर्स को समझते हैं कि रिसोर्स क्या है, वो नेचर से हमें फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। रिसोर्स ना होकर एक फ्री गिफ्ट हो गया कि हमें फ्री का सामान मिल गया, हम उसको जितना मन हो उतना यूज कर सके, यूज करते रहे। तो इसकी वजह से ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। ह्यूमन जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, इसकी वो इसका अंधाधुंध यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करें तो रिसोर्सेज का क्या होगा, रिसोर्सेज हमारे पास बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। तो इस सब को ह्यूमन जो वो इसको फ्री गिफ्ट समझकर इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। तो इसका जब इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ हमें हार्म्स भी होता है। तो उसका हार्म से फर्स्ट इसका हार्म से इसका डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि रिसोर्स जब वो लगातार खत्म हो रहे हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं, उनका जो स्टॉक है वो लगातार कम होते जा रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। और ये डिप्लीशन जो है कुछ ही लोग इसका यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं, सभी लोग के बीच में ये इक्वल से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऐसा नहीं है। ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है वो कुछ ही लोग, कुछ ही इंडिविजुअल्स के कारण ये रिसोर्सेज फ्यू हैंड्स में कुछ ही लोग के पास है और उसकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है। इसका डिप्लीशन के बाद इसका सेकेंड हार्म इसका है कि इसका जो हम यूज कर रहे उसे हैव्स एंड हैव नॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हैव्स एंड हैव्स नॉट मीन्स कि कुछ लोगों के पास ये है रिसोर्सेज, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। हैव्स मीन्स की रिच एंड हैव नॉट मीन्स की पुअर। वैसे लोग जो कि यूज कर रहे हैं तो वो रिच हो गए, उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज उसको कर रहे हैं। जैसे कि उन्हें अगर पेट्रोलियम मिला तो उसको इनडिस्क्रिमिनेटली पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं जमीन से और उसको लगातार सेल कर रहे हैं, तो वो हैव्स हो गए, वो रिच हो गए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास की पेट्रोलियम नहीं, उनको वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है, एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो वो हैव्स नॉट। तो रिसोर्सेज की जो डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी वजह से हैव्स एंड हैव्स नॉट सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, अलग अलग दो ग्रुप में सोसाइटी बच गई है, हैव्स एंड हैव्स नॉट में। और इसका थर्ड है कि इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इससे हो रही है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हम लोग कह सकते हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर लगातार घिस रहा है, वो कम होते जा रहा है। और तो ये सारी चीजें जो है वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, हमारे जो एनिमल्स प्लांट्स के बीच में जो बैलेंस है, नेचर के साथ जो हमारा बैलेंस है वो लगातार बैलेंस बिगड़ रहा है, मेंटेन वो नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि हमारा जो सी लेवल है वो ज्यादा हाई हो रहा है, आइलैंड्स है वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारा
जो ग्लोबल वार्मिंग पर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से सन की जो यूवी रेज है वो लगातार उसका हम पे ज्यादा इफेक्ट हम पे पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, अब ऐसा नहीं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस केवल एक कंट्री की वजह से हो रहा है, केवल एक कंट्री इसका यूज नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा है कि कुछ लोग जो उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं और कुछ लोग इसका कम यूज कर रहे हैं। अब जो ऐसा तो नहीं कि जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उन्हें ज्यादा इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग उनके लिए ज्यादा होगा, और जिसका कम यूज कर रहे हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग कम फेस करना पड़ेगा। ऐसा कोई बैलेंस नहीं, जो यूज करे या ना करे हमें उसके प्रॉब्लम्स को तो झेलना ही होगा। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक समान डिप्लीशन होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसका जो हार्म्स है उसको हम कम करें। अब इसके हार्म्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके हार्म्स को कम करने का तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक न्यू टर्म है जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स में ही पढ़े थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। हम डेवलपमेंट करें लेकिन विदाउट हार्मिंग आवर नेचर एंड, और उसके साथ साथ वैसा डेवलपमेंट जो कि हमारे फ्यूचर के नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो हम भी उसका यूज करें और उसके साथ साथ वो जो हमारा बचा हुआ रिसोर्स वो हमारे फ्यूचर भी उसका यूज कर सके। ऐसा नहीं कि केवल उसका हम यूज करके हम उसको खत्म कर दें, बल्कि वो हमारे फ्यूचर के लिए बचा रहे और उससे हमारे नेचर को भी कम लॉस हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग एक टर्म यूज कर लिए हैं, वैसा तो अब हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ हम सोच ही लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें लाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया क्या जा रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है, जैसे कि रियो डी जेनेरियो में किया गया था, इसके लिए एक मीटिंग की गई थी रियो डी जेनेरियो में। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इंटरनेशनल और समिट था, रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 ये हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, किस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उनको फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो बना रहे, फ्यूचर में वो खत्म ना हो। तो इसके लिए रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ था 1992 में। इसमें जो और समिट हुआ था एक इंटरनेशनल अर्थ समिट था, मीन्स कि इसमें बहुत सारे देश इंटरनेशनल अर्थ समिट था, इसमें मोर देन 100 हेड्स, इसमें जो है 100 से ज्यादा हेड्स जो थे कंट्रीज के पार्टिसिपेट किए थे। 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि हम अपने अर्थ को कंजर्व करेंगे। और इसमें जो मीटिंग था वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए था। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स कि हम किस तरह से अपना जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, गर्मी जो लगातार वो हीट जो लगातार वो बढ़ रही है, आइस में जो आइसलैंड्स है वो डूब रहे हैं, आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो इन सबको हम इस जो क्लाइमेटिक चेंज और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है मीन्स की जो जीवों में जो भिन्नता है वो धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। हम सुनते हैं कि ये जो इंडिया में जो व्हाइट टाइगर कम हो रहा है, व्हाइट एलिफेंट सब कम हो रहे हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंज को भी हमें बचाना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी बचाना है। तो इनको बचाने के लिए ही रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसको हम इस तरह से फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अब ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पहले कोई मीटिंग नहीं हुआ होगा, इसके पहले मीटिंग हुए थे, लेकिन ये जो था एक इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। इसमें ये ग्लोबल इसमें कुछ प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया था कि हम किस तरह से इस क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम किस तरह से बचा सकते हैं।
इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था। उस प्रिंसिपल्स को कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21। एजेंडा 21 में बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था कि 21st सेंचुरी में अगर हम सारी चीजों को कंजर्व करना है तो हमें इस एजेंडा 21 को फॉलो करना होगा। हम लोग एजेंडा 21 के बारे में पढ़ते हैं कि एजेंडा 21 क्या था। अब हम लोग एजेंडा 21 क्या था, तो एजेंडा 21 जो था उस रियो डी जेनेरियो 1992 में अडॉप्ट किया गया था कि एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 जो था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था। इसमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करने के लिए ये दिया गया था किस तरह से कि अगर इसके प्रिंसिपल्स को हम अडॉप्ट करेंगे तो हम जरूर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा आ जाएगा। इसमें इसका 3 मेन पॉइंट्स था। एजेंडा 21 का 3 मेन पॉइंट्स था। एनवायरमेंटल डैमेज, फर्स्ट ये इसका 3 मेन पॉइंट था, एनवायरमेंटल डैमेज, डिजीज एंड पॉवर्टी, कि किस तरह से हम एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना है कि जो हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को जो हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उस डैमेज को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। डिजीज को ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बहुत सारे डिजीज बढ़ रही हैं तो उस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। एंड पॉवर्टी, जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उससे बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी आएगी क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो फ्यू हैंड्स में है, बहुत ही कम लोगों के पास रिसोर्सेज है और वही इसका यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो पॉवर्टी आई है उस पॉवर्टी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो इसमें था कि तो ये तीनों चीज का 3 मेन पॉइंट्स था एजेंडा 21 का, एनवायरमेंटल डैमेज, डिजीज एंड पॉवर्टी। इसका एजेंडा 21 का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, हमेशा हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर मीटिंग्स होती है और उसमें जो भी उसमें कुछ खास लोग बैठ कर डिसीजन ले लेते हैं और सारे लोगों को बता देते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन इस एजेंडा 21 में ये चीज नहीं था। इसमें था कि एजेंडा 21 में ये सारी चीजें हैं लेकिन इसको बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट का हेल्प लिया गया था। लोकल गवर्नमेंट का हेल्प लिया गया था कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, हर एक लोकल गवर्नमेंट है वो अपने लिए चेक करे कि उसका जो एरिया, ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसका जो भी एरिया होगा, इसका अगर ये एरिया है इसमें कैसा डैमेज है, इसमें क्या डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग ये खुद से अपना प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डैमेज वाले एरिया में जो चीजें लाई गई हैं वही कम डैमेज वाले में भी अडॉप्ट किया गया, ऐसा नहीं था। इसमें था कि लोकल गवर्नमेंट को राइट दे दिया गया था कि जैसा डैमेज आपके साइड में हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करिए। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था जो कि 1990 रियो जेनेरियो 1992 में एजेंडा 21 में ये आया था, लोकल गवर्नमेंट को राइट देना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।